प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK स्टडी हिंदी मीडियम में। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10वीं का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न में दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति से उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। इसमें हमारा 3 शब्द आया है, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले इस तीनों प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस तीनों ये तीनों हमारा यहाँ पर बात दिया हुआ है, तीनों शब्द के बारे में जानते हैं। एक है अद्वितीय हल क्या है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से हल है। इन तीनों के बारे में समझते हैं। आइए रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस या 12x कर लेते हैं 4y + 4 = 0 या 0। ठीक है, इस रूप में हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले x के गुणांक को a मानते हैं, x के गुणांक को a1। ठीक है, a1 x के गुणांक कितना है, a1 कितना 2, y के गुणांक b1 बराबर 3 और c1 के गुणांक हमारा है केवल 3। ठीक है, अचर राशि को बोलते हैं। उसी तरह नीचे वाले समीकरण में a2 बराबर हो जाएगा कितना 12, b2 बराबर हो जाएगा 4 और c2 बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 3 फार्मूला समझेंगे। क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं रहेगा, बराबर हमारा ये नहीं रहेगा, तो ये हमारा कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसका मतलब ये हुआ कि a1 के मान यानी कि 2 बटा 12 बराबर 3 बटा 4। देखिए तो 2 बटा 12 बराबर 3 बटा 4, ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, उसी प्रकार a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हमारा है। इसको हम बराबर नहीं करते हैं, यानी कि ये दो a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं है। इसको क्या करेंगे, कोई हल नहीं है। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला आता है, अगर तीनों हमारा बराबर रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों ये बराबर रहता है तो इसको कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यही हमारा क्या है, 3 नियम। आशा करते हुए आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्या बोले, दिए हुए समीकरण में यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अद्वितीय हल है। ठीक है, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। उसी तरह a1 बटा a2 b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं नोट में ये जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, पहला सूत्र था, कभी क्या बताएं आपको, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो ये कौन सा होगा, ये होगा, इसका कोई हल नहीं है।
कोई हल नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये क्या हुआ हमारा तीनों जो रूल है इसी को फॉलो करके हम आगे बनाएंगे। हमारा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि ये तीनों जो है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, तीनों बात को देख लेंगे, तीनों में से क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति से उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। जिस समीकरण का हमारा अद्वितीय हल होगा यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से उसको हल करना है। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा समीकरण अद्वितीय हल है। जो अद्वितीय हल है केवल उसी को क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। अभी हम आपको आगे बताएंगे ब्रज गुणन विधि क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बताइए यहाँ पहले तो दिया गया समीकरण हमारा ये हुआ है, तो लिख लेंगे दिया गया समीकरण बताइए दिया गया समीकरण क्या है, x - 3y - 3 बराबर 0 और ये है 3x - 9 है ना, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। अब आगे देखेंगे कि ये हमारा जो दिया हुआ है, अब इसको हम वर्ग व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को वर्ग व्यापक समीकरण से तुलना करने पर अब बताइए वर्ग व्यापक समीकरण का है, तो कुछ नहीं है, बस वही है A1x + B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं है A2x + B2y प्लस C2 बराबर 0, यानी कि x के गुणांक A1, y के गुणांक B1 और C1। ठीक है, x के गुणांक A2, y के गुणांक B2 और C2 ये हमारा चर राशि है, चर राशि है ये, क्योंकि चेंज होते रहेगा इसका। अब देखिए यहाँ पर इसके हम अनुसार क्या करेंगे, लिख लेते हैं x के गुणांक A1 यानी कि A1 बराबर हमारा क्या है, आइए समीकरण में देखते हैं। A1 बराबर हमारा दिया हुआ है, A1 बराबर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो हम 1 लिख लेते हैं। उसी तरह B1 बराबर बताइए क्या है, B1 बराबर हमारा हो जाएगा -3। जब भी लेंगे y के गुणक तो पूरा चिन्ह के साथ, यानी कि -3 हो गया। अब बताइए C1 बराबर क्या है, तो C1 बराबर हम कहेंगे -3 है। उसी तरह बताइए A2 बराबर हमारा क्या है, केवल 3 है। B2 बराबर क्या है, -9 है और C2 बराबर -2 है। अब इसको हम तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे, देखते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। अब बताइए क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2। इसी को पहले देख लेते हैं, अगर ये नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा ना, तो नहीं बढ़ेगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए देखते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/3 इसका हो गया, क्योंकि A1 के मान 1, A2 के मान 3, तो 1/3 बराबर B1 के मान -3 और B2 के मान -9। 3 का 3, 3 3 9, 1 कट गया। अब देखिए तो 1/3 बराबर 1/3 है ना। उसी तरह बराबर अब देखेंगे C1/C2। अब बताइए C1 कितना है, C1 है -3 बटा में -2, ये तो मान लीजिए कट गया। अब बताइए ये हमारा, ये तो बराबर है बट ये वाला बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः बस
अगर अद्वितीय हल ये हमारा बराबर नहीं होता, यहीं पर a1/a2 बराबर नहीं है c1/c2 का होता, तो क्या होता अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होता तो आप क्या करते हैं, इसको ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहीं पर क्या हो गया, अद्वितीय हल इसका नहीं, बट अपरिमित। इसको अगर ये हमारा क्या होगा, जब ये तीसरा बराबर नहीं होगा यानी कि c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे, आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा सूत्र में था क्या, देखिए ये वाला कोई हल नहीं है। जब ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं है। तो इस स्थिति में हम खाली लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का, लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, समीकरण निकाय का क्या होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करने पर। क्या लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित करने पर, ठीक है। व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे यानी कि माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x + y - 5 = 0 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 3x + 2y और -8 = 0। अब लिखेंगे दिए गए समीकरण को वर्ग व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग व्यापक समीकरण से तुलना करने पर हमारा वर्ग व्यापक का a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस समीकरण से तुलना करना है। बताइए a1 बराबर कितना है, हमारा a1 बराबर 2 है केवल, b1 बराबर कितना है, तो 1 है, c1 बराबर कितना है, तो -5 है। उसी तरह a2 बराबर कितना है, तो 3 है, b2 बराबर कितना है, तो 2 है, c2 बराबर कितना है, तो -8 है, ठीक है। ये हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं। a1 में a2 क्या हो जाएगा, a1 में a2 में ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। उसी तरह b1 में b2 ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए तो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर a1 में a2 बराबर नहीं है b1 के b2 के, क्योंकि ये हमारा 2/3 आ रहा है, बराबर नहीं है 1/2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल है, लिख देंगे। इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो क्या करना है, इसको ब्रजगुणन विधि से हल करना है हमको, ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ था फर्स्ट में, शायद आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका अद्वितीय हल हो गया। आइए थोड़ा सा पिछले हमने देखा था, जो
यहाँ पर हम कहे थे कि A1 बटा में A2 जब बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के तो अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न में जो दिया गया समीकरण है उसमें इसी प्रकार है A1 बराबर A2 बराबर नहीं हो रहा है B1 बटा B2 क्योंकि 2/3 और बराबर नहीं है 1/2 के, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इसको हमको प्रजगुणन विधि से हल करना है। यहाँ पर एक सूत्र का हम याद कर लेंगे, प्रजगुणन विधि का फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले लिखेंगे ब्रजगुणन विधि। बताइए ब्रजगुणन विधि क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे बस याद हो जाएगा। देखिए ये सूत्र हमारा है x बटा में B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, बराबर y बटा में C1A2 माइनस C2A1, उसी तरह बराबर 1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा सूत्र है। तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात ना है। देखिए ध्यान से कैसे लिखते हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले लिखेंगे x बटा में BC माइनस BC, ठीक है, BC माइनस BC बराबर y CA माइनस CA, ठीक है, बराबर 1 AB माइनस AB, ऐसे लिख लिए। अब कोई नहीं, यहाँ पर खाली जोड़ देना है 12 21 12 और 21, यहाँ पर भी 12 और 21, ठीक है, बस हमारा सूत्र बन गया। सबसे पहले हम क्या किए, x बटा BC माइनस BC, y बटा CA माइनस CA और 1 बटा AB माइनस AB, उसके बाद फिर 12 21 जोड़ दिया और ये बीच में सब में माइनस है। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आइए इसको हल करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो हम ऊपर में निकाले हैं इसका सबका वैल्यू रख करके हल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि हमारा B1 और C2 क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए B1 बराबर 1 और C2 बराबर -8, तो वही लिखेंगे यहाँ पर x बटा में B1 का मान कितना है, B1 बराबर 1 और C2 बराबर कितना है, अभी देखे हैं -8 गुना -8, ठीक है, माइनस बड़ा वाला माइनस। B2 बराबर क्या है देख लेते हैं, B2 एंड C1 देखना है, देख लेते हैं। यहाँ पर B2 बराबर हमारा कितना है, B2 बराबर 2 और C1 बराबर -5, वही लिख लेते हैं। B2 बराबर 2 और C1 बराबर कितना, -5, हो गया इसका काम, बीच में बराबर y। उसी तरह C1 बराबर A2, C1 और A2, तो C1 का भी मान यहाँ पर हम देखें -5, ठीक है, C1 -5 हो गया। और हमारा ये A2 का मान कितना हो जाएगा देख लेते हैं। A2 का मान यहाँ पर 2 आ रहा है, A2 का मान 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। A2 बराबर ये 3 हो गया गुना 3, अब माइनस है। C2 का मान कितना है, तो C2 का मान देख लेते हैं कितना है। C2 हमारा -8 है, ये रहा C2 -8। अब बताइए -8, यहाँ पर वो -8 हो गया। A1 कितना है, A1 स्टार्टिंग में A1 हमारा A1 देख लेते हैं कितना है, A1 बराबर केवल 2 है, तो यहाँ पर केवल 2 रख लेते हैं, 2 हो गया, ये हो गया। अब छोड़ देंगे बराबर 1। अब बताइए A1 फिर से A1, तो A1 2 हो जाएगा। B2 कितना है, तो B2 यहाँ पर हम देखे थे, B2 के सामने 2 लिखे हैं तो 2 लिख देते हैं, ठीक है, बीच में माइनस है। फिर A2 देखते हैं, तो A2 यहाँ पर हम लिखे थे कितना है, 3 है, 3 हो गया। उसके बाद फिर B1 देखते हैं कितना है, B1 ये रहा -8, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना -8, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए कितना होता है। ये हमारा तब सबसे पहले तो x बटा में हो जाएगा। अब देखिए -8 में गुना करें तो -8 हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी हो गया 10, ठीक है, बराबर y बटा में माइनस बचती है 15 और ये माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, कितना 8 दूनी 16 बराबर 1, 2 दूनी के 4 और माइनस है माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 8 3 के 24, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, केवल माइनस प्लस में इसमें ज़्यादा ध्यान देना है।
नहीं तो अगर माइनस प्लस गलत हुआ तो हमारा क्या होगा, पूरा टोटल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। b1 का मान कितना है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। b1 का मान जो हमारा है, b1 का मान कितना आ रहा है, तो b1 का मान हमारा 1 है। ठीक है, देखिए b1 का मान जो ऊपर से हम जो लिखे हैं b1 का मान यहाँ पर b1 बराबर 1 है, जो कि लास्ट में हमको b1 डालना है। तो यहाँ पर देखिए b1 का जो वैल्यू है b1, तो b1 हमारा ये है ना, तो यहाँ पर 1 होगा, केवल प्लस वाला 1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, अब बताइए 2 दूनी के ये 4 हो गया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, -3 हो गया। सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्लस माइनस में, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान से आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। अब बताइए -8 में से प्लस ये 10 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल प्लस का 2 बचेगा। तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, प्लस का 2 ना, तो x/2 हो जाएगा। x/ हमारा 2 हो गया, बराबर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, x/2 हो गया यहाँ से। ठीक है, x/2 बराबर y/ में कितना आता है, देखिए आइए देखते हैं। y/ में हमारा, अब बताइए -15 है +16 है, तो घटेगा तो कितना आएगा, तो ये तो एक ही आएगा, क्योंकि प्लस का ये बड़ा है तो +1 आएगा। तो वहाँ पर लिख लेते हैं कितना, y/ में 1 हो गया ये, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1/ में। अब 1/ में बताइए कितना आ रहा है, इसको हल करेंगे तो हमारा 1/ में आएगा, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये भी 1 बचेगा, तो 1/ में 1 हो गया। इसको भी लिख लेते हैं, 1/ में 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात है, x का मान निकालना है हमको। x का मान जब निकालना होगा, तीनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x के मान के लिए। ठीक है, x के मान के लिए, यानी कि x/2 बराबर 1/1। यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 से कम 1, 2 एकम 2 हो गया, x/ कितना हुआ, 2, इसीलिए x का मान कितना है, 2। अब लिखेंगे y के मान के लिए, y के मान के लिए। ठीक है, उसी तरह y ये y/में 1 हो गया, 1/1, यानी कि तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी y बराबर के भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1 समीकरण निकाय का हल है, निकाय का हल है। ठीक है, यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।